नमस्कार। सारा भारत सोच रहा है कि मोदी जी मणिपुर के बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं। आखिर उन्होंने जब महिलाओं को विवस्त्र करके गलियों में घुमाया गया तब मुंह खोला, तो इतने दिनों तक वो चुप क्यों रहे, या उन्होंने या हमारे गृह मंत्री ने या और किसी ने भी कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जो सत्ता में बैठे हैं। सच्चाई ये है कि हम लोग गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जिन्होंने आग लगाई है हम उन्हीं से उम्मीद कर रहे कि वो जाके आग बुझाए। अगर वो ऐसा करते तो उनका हेतु सफल कैसे होगा। हमें सोचने की ज़रूरत है बारीकी से कि ये आग लगी कैसे है और क्यों लगी है, इसकी वजह क्या है और इसको क्यों बुझाया नहीं जा रहा है। साथियों, आपने कुकी और मैती समाज के स्टेटमेंट सुने होंगे। उन्होंने शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि मैती ने भी कहा था कि हमने पहल नहीं की और कुकी ने भी कहा था कि हमने पहल नहीं की। तो फिर पहल किसने की? जो वीडियो से ये वायलेंस फैला है वो वीडियो वहाँ का रियल वीडियो था ही नहीं। मतलब प्लास्टिक में लपेटी हुई एक बॉडी थी लड़की की, जो दिल्ली की केस थी, उस पर रेप हुआ ऐसी कहानी बना के, मणिपुर में उस लड़की पर रेप हुआ ऐसी कहानी बना के वहाँ वीडियो वायरल किया गया और भड़काया गया लोगों को, जिससे ये सारा वातावरण खराब हो गया। तो ये किसने किया? ये किसका काम है? ये आईटी सेल जो है बीजेपी का, ये इस तरह के काम करते हैं कि कहाँ क्या डालना है, फिर कैसे उसके रिएक्शन आएंगे लोगों में। ये सारा इस तरह की जो गंदी राजनीति होती है ये इनका काम है। अब इसके पीछे वजह क्या है? एक तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका ओपिनियन मांगा था कि वहाँ का जो एससी समाज है या कुछ हिंदू है या कुछ ब्राह्मण है, तो जो गुट एसटी में नहीं आता है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आता है, उनको शेड्यूल ट्राइब में डालने की बात की गई थी। अब जो आदिवासी समूह है जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, उनके पास करीब करीब 90% हिस्सा ज़मीन का उनके पास है और बहुत ही कम हिस्सा अनारक्षित लोगों के पास है। हालांकि उनको आरक्षण है लेकिन एससी कैटेगरी का है, जो एसटी का मिलने के लिए सारा झमेला खड़ा किया गया। अगर उनको एसटी का आरक्षण मिल जाता है तो कोई भी किसी की ज़मीन खरीद सकता है। वहाँ पे हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है, बाकी सारे और समाज भी है। तो उनको अगर एसटी का आरक्षण खुल गया तो 35A का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब आदिवासी ज़मीन कोई भी ले पाएगा, कोई भी खरीद पाएगा। इस तरह से सारा जो अभी वहाँ पे बंधन है, तो वो बंधन तोड़ना है। अब बंधन क्यों तोड़ना है? इनको वहाँ अनारक्षित जो समाज है उनके प्रति बहुत प्रेम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनको जो प्रेम है वो है अडानी के प्रति। अब अडानी कब खरीद पाएगा? जब ये सारा आरक्षण हटाया जाएगा या सारे जो नियम है उनको ढील दे दी जाएगी, उसकी तैयारी है। बड़ा दूरदृष्टिकोण होता है, लंबी लड़ाई होती है। आगे का सोच के इस तरह से सारा रिवर्स में प्लानिंग बना के फिर वहाँ पे माहौल तैयार किया जाता है। तो माहौल तैयार किया गया। अभी जिस शब्दों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने व्यथा प्रकट की, तो उनको ये व्यथा अभी पता चली। इसके पहले वो फ्रांस घूम रहे थे, अमेरिका घूम रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी मणिपुर के बारे में नहीं कहा। अमित शाह गए, उन्होंने भी ये सारा नहीं रोका। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो भी असफल रही। इस विवस्त्र जो औरत है और जो रेप हुआ है, वो उनकी कंप्लेंट रजिस्टर होकर भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी दखल नहीं ली गई, ना उनको ढूंढा गया, ना केस के ऊपर कोई अमल हुआ। ये सारा जो पुलिस इग्नोर करती है वो किसके बलबूते पर करती है? सरकार के बलबूते पर करती है। अगर सरकार ही नहीं चाहती कि ऐसा हो तो फिर वो नहीं करते। सरकार बल्कि उनको रोकते हैं ऐसा करने से, मुजरिमों को पकड़ने से, क्योंकि इनका एजेंडा अलग है। तो वहाँ की जो खनिज संपत्ति है मणिपुर की, वो शायद अडानी साहब को देने का इनका इरादा है और ये लड़ाई उसके लिए लड़ाई जा रही है। हमने देखा है कि ये कोई पहला पैंतरा नहीं है इनका।
ये 370 इन्होंने कश्मीर में हटाई, साथ साथ 35 ये भी हट गई, मतलब वहाँ भी ज़मीन कोई भी ले सकता है। अब एकदम से जाके दूसरे दिन ये ज़मीन नहीं लेते, लेकिन हज़ारों एकड़ ज़मीन अभी अदानी और अंबानी ले लेंगे, क्योंकि कश्मीर पर्यटन केंद्र है, जागतिक पर्यटन केंद्र है। तो 370 हटाने के बाद बड़ा हमारा सीना 56 इंच से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन वो किसके लिए हटाई, उसके पीछे का राज क्या है, हमने समझने की कोशिश नहीं की। उससे भारत का क्या भला हुआ, हमने समझने की कोशिश नहीं की। 370 हट गई, मुझे भी खुशी है, कोई बात नहीं। हम तो, मुझे तो लगता है कि सारा भारत एक ही कानून के दायरे में आ जाए, लेकिन इनका पर्पस कुछ और होता है। वो चुपता है, वो खटकता है कि अरे ऐसा क्यों, एक अडानी के लिए क्या क्या चेंज किया जाएगा। हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आ रही थी, बाबरी मस्जिद गिराई गई, लोगों को और उनका खून गर्म करने के लिए गोधरा कांड किया गया ताकि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ भड़क जाए, फिर गुजरात दंगे कराए गए ताकि गुजरात में इनकी सत्ता आ जाए, उसकी श्रृंखला में फिर मुंबई ब्लास्ट हो गए, उसकी श्रृंखला में मालेगांव हो गया, उसकी श्रृंखला में कसाब को बुलाना पड़ा, और कसाब और गैंग को बुला के जो मालेगांव का इन्वेस्टिगेशन करते उस अफसर को मरवाना पड़ा। ये सारे जो बातें होती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, गंदा पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ये राजनीति करेंगे तो ऐसे ही मुद्दों पर करेंगे। इसलिए पुलवामा हुआ, पुलवामा में भी 44 हमारे जवान मारे गए मिलिट्री के, जो मारे नहीं गए, मरवाए गए। RDX कहाँ से आया कुछ पता नहीं, और फिर उसके नाम पे, उनके नाम पे वोट मांगे गए लोकसभा के चुनाव में 19 में। कितनी बेशर्मी है। उसके बाद बिहार रेजिमेंट, बिहार में जब चुनाव चल रहे तो बिहार रेजिमेंट बेवजह यहाँ से वहाँ बुलाया गया, और वहाँ जो चीन की सेना थी उनके हाथों इनको भी मरवाया गया। और फिर जब चुनाव चल रहे होते हैं तब जवानों के प्रेत बिहार में पहुँचते और फिर उनके नाम पे वोटों की भीख मांगी जाती है। बड़ी बेशर्मी की बात है बस, लेकिन यही हो रहा है। तो ये सारे इनके जो खेल होते हैं वो ऐसे ही होते, कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे इनका कोई उद्देश्य होता है। सारा भारत अभी सीमा हैदर के पीछे भाग रहा है, और इधर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को विवस्त्र करके मणिपुर के गलियों में घुमाया जा रहा है, उन पर रेप हो रहा है, उनको विरोध करने वाले उनके पिताजी, उनके भाई को मार दिया जा रहा है, फिर भी वो लोग पकड़े नहीं जाते। मुझे बताइए, ये कुकी समाज हो या मैती समाज हो, इनके पास इतने आधुनिक हथियार कहाँ से आए? AK-47 हो या बहुत सारे आधुनिक हथियार इनके पास कहाँ से आए, और इतनी हिम्मत भी कहाँ से आई कि इस तरह से सारा वहाँ का माहौल खराब कर दिया? इसके पीछे कोई ना कोई राज तो है, कोई ना कोई उद्देश्य तो है किसी का। तो यही उद्देश्य है, इनको वहाँ की ज़मीन खरीदना है, खनिज अडानी के जेब में डालना है, पूरा खनिज संपत्ति, वरना कोई वजह ही नहीं है। इनको वहाँ के समाज को एसटी में डाल के उनका भला करने का कोई एजेंडा नहीं होता, इनका कोई एजेंडा ही नहीं होता है। हम बेवकूफ़ है, हमको लगता है कि हिंदुओं के लिए लड़ रहे, हिंदू राष्ट्र के लड़ रहे। हिंदू राष्ट्र वगैरह इनको कुछ नहीं बनाना है, हिंदुओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज 80% हिंदू भारत में रहते और सारे के सारे परेशान हैं। इन्होंने क्या महंगा सिलेंडर सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है या दलितों के लिए किया है? हिंदू के लिए भी किया है। सबसे ज़्यादा लूट तो हिंदुओं की हो रही है, लेकिन हम बेवकूफ़ है, हम इनके पीछे दौड़ते। इनका राम मंदिर ये भी एक टैबलेट है, हथियार है लोगों के वोट पाने का। इनकी गौ हत्या या गौ माता ये भी एक हथियार है। जय श्री राम ये भी एक वोट पाने का हथियार है। बस इनके खाली हथियार है, इनको पता होता है कि कब क्या यूज़ करना है, मतलब कब गोडसे को मोहब्बत करनी है और कब गांधी जी का चश्मा यूज़ करना है, इनको पता है। ये सब हर तरह के पैंतरे आजमाते हैं सिर्फ सत्ता के लिए। गंदी राजनीति, इनके मन में भारत के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, न था। ये लोग सत्ता के पुजारी हैं, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के माध्यम से पैसा कमाना होता है, अय्याशी करनी होती है। यही कर रहे हैं ये लोग, और हम बेवकूफ़ हैं, हम समझ नहीं पा रहे। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। क्या बिगाड़ सकते हैं इनका? हमने जो 14 में बेवकूफ़ी की है, अब वो 19 में उन्होंने EVM मैनेज करके चुनाव जीत लिया लोकसभा का, आगे 24 में भी यही होगा। हम क्या कर पाएंगे? मैं आज तक कहता था कि EVM पे बहिष्कार करो, लेकिन जो बची कुची इनके पीछे जनता है वो जाके तो वोट करेगी,
और इनके उम्मीदवार जो है वो बचे कुचे वोटों में जीत जाएंगे। तो अभी हमारा ये नारा होना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होते तो हम वोट भी नहीं देंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। ये हमारा नारा होना चाहिए। वरना ये जनतंत्र नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती ये सारी सत्ता हासिल की है और इसी तरह ये बार बार सत्ता हासिल करते रहेंगे, चाहे फिर कहीं का भी चुनाव हो। जब लोग विरोध करते हैं तो 2 कदम पीछे आते हैं। इतना बेशर्म आदमी कि जो व्हाइट हाउस में जाके भी झूठ बोलता है कि हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है भारत में और ये हो रहा है और वो हो रहा है। कितना बेशर्म आदमी, कोई हद नहीं यार। हमें शर्म आती है कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो हमेशा झूठ बोलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम फेंकू हुआ है। खैर ये सारे मुद्दे अलग हैं, लेकिन मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को भी शर्म आनी चाहिए कि वो आज तक ये मणिपुर की जो आग है इसको रोक नहीं रहे हैं, जानबूझकर रोक नहीं रही है। वहाँ की जो बीजेपी की सत्ता है उनको भी शर्म आनी चाहिए, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह ने भी इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी ने भी इस्तीफा देना चाहिए, और वहाँ की जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ की जो पुलिस है जिन्होंने एफआईआर तो रजिस्टर कर ली लेकिन कार्रवाई नहीं की, उनको डिसमिस करना चाहिए। क्योंकि ये सारा इतनी जो घृणास्पद घटना हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, इससे हमारे भारत का नाम खराब हो गया। 140 करोड़ जनता का सवाल नहीं है, सवाल इस सरकार का है जो ये हैंडल नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती है। ये इन्होंने ये करवाया है, इस सरकार का है। ये जो लोग 100 थे 1000 थे, वो जो इन लेडीज़ को जो घुमा रहे थे गलियों में, उसमें आपको ये राजनेताओं की जो राजनेता है वो भी दिखेंगे वहाँ पे आपको, क्योंकि इन्हीं का किया करा है। भले ही चेहरा किसी और का है, शरीर किसी और का है, चल कोई और रहा है, लेकिन उनमें ये सारे गंदी राजनीति करने वाले राजनेता भी मौजूद है, इसीलिए घटना हुई है। इसका मैं संयुक्त पक्ष की ओर से धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ, और ऐसे राजनेताओं का भी निषेध करता हूँ जो इस तरह की राजनीति करके हमारे देश को बर्बाद कर रही है।